13 अप्रैल 2026 दिल्ली हाई कोर्ट का कोर्ट रूम दोपहर के 2:30 बजे थे। एक बेंच के सामने सुनवाई चल रही थी, पर सामने कोई वकील नहीं खड़ा है। खड़े हैं आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और वो खुद ही अपनी दलील दे रहे हैं। कोर्ट में उनके सामने बैठी हैं जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा, और केजरीवाल उनसे कह रहे हैं कि आप इस केस की सुनवाई से हट जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसे ट्रायल कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, वो हाई कोर्ट में खड़ा होकर जज से कह रहा है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं। भारतीय न्यायिक इतिहास में ऐसा बेहद कम हुआ है कि किसी बड़े नेता ने खुद कोर्ट में खड़े होकर अपना केस लड़ा हो। केजरीवाल खुद केस क्यों लड़ रहे हैं? इसका शराब घोटाले वाले केस से क्या लेना देना है? अदालत में क्या कुछ हुआ? पूरा केस समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। शुरुआत मामले की जड़ से करते हैं। नवंबर 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक नई एक्साइज पॉलिसी लागू की। इसका मतलब था कि दिल्ली में शराब बेचने का काम सरकार खुद नहीं करेगी। सरकारी ठेके बंद होंगे, प्राइवेट दुकानें खुलेंगी। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने तब आरोप लगाया कि इस पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ है। आरोप ये था कि कुछ प्राइवेट शराब कारोबारियों को पॉलिसी में अनुचित फायदे दिए गए। जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी वी.के. सक्सेना को एक रिपोर्ट दी, जिसमें पॉलिसी में गड़बड़ियां बताई गईं। एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। अगस्त 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और इनके साथ कुल 15 लोगों के नाम थे। बाद में इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सिसोदिया फरवरी 2023 में गिरफ्तार हो गए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार हो गए और मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खुद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। केजरीवाल ने कुल 156 दिन जेल में बिताए। आम आदमी पार्टी का कहना रहा कि ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। बीजेपी का कहना रहा कि कानून अपना काम कर रहा है। इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ 27 फरवरी 2026 को आया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 598 पन्नों का आदेश दिया, और इस आदेश में उन्होंने सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। केजरीवाल, सिसोदिया, के कविता, विजय नागर, दुर्गेश पाठक सब बरी। डिस्चार्ज मतलब ट्रायल भी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का केस न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया, कोई षड्यंत्र साबित नहीं हुआ, कोई आपराधिक मंशा नहीं दिखी। कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी की भी आलोचना की और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश तक कर दी। ये डिस्चार्ज अगर कानूनी भाषा में समझें तो एक्विटल यानी बरी होने से भी ऊंचा दर्जा रखता है, क्योंकि यहाँ कोर्ट ने कहा कि इतने कमजोर सबूतों पर ट्रायल करना ही गलत होगा। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। ये क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन कहलाती है, जिसमें ऊपरी कोर्ट नीचे की कोर्ट के फैसले की कानूनी सही गलत की जांच करती है। ये मामला जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच को सौंपा गया। 9 मार्च 2026 को पहली सुनवाई हुई और यहीं से विवाद शुरू हुआ। उस दिन कोर्ट में सिर्फ सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। 23 में से कोई भी बरी हुआ आरोपी कोर्ट में नहीं था। केजरीवाल पक्ष का कहना है कि उन्हें नोटिस ही नहीं मिला। सीबीआई का कहना है कि उनके वकीलों को सर्व किया गया था। जस्टिस शर्मा ने इस पहली सुनवाई के बाद कहा कि ट्रायल कोर्ट के कुछ निष्कर्ष प्रथम दृष्टया गलत लगते हैं। उन्होंने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की विभागीय कार्रवाई की सिफारिश पर रोक लगा दी, और सबसे अहम, उन्होंने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि ईडी का पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस तब तक रोके रखे जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की पिटीशन पर फैसला नहीं कर लेती। ये आखिरी बात बहुत अहम है, क्योंकि ईडी का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग केस सीबीआई की एफआईआर पर टिका हुआ है। अगर सीबीआई का केस गिरता तो ईडी का भी केस अपने आप गिर जाता। जस्टिस शर्मा के इस आदेश ने ईडी के केस को भी बचा लिया है। इस आदेश के बाद केजरीवाल अदालत में रिक्यूजल अर्जी डालते हैं। रिक्यूजल क्या होता है? देखिए,
जब किसी जज को लगता है कि उनकी तटस्थता पर सवाल उठ सकता है या कोई हितों का टकराव है, तो वो खुद उस केस की सुनवाई से हट सकते हैं। ये जुडिशियल रिक्यूजल कहलाता है। भारत में इसका कोई लिखित कानून नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और न्यायिक परंपराओं पर आधारित है। फैसला हमेशा जज का अपना होता है। वकील या पक्षकार सिर्फ मांग कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जज के विवेक पर ही होता है। अगर जज रिक्यूजल करते हैं तो फिर चीफ जस्टिस मामला किसी दूसरी बेंच को सौंपते हैं। केजरीवाल की मांग है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद को इस केस से अलग कर लें, लेकिन इसके पीछे की दलीलें क्या हैं? उन्होंने जस्टिस शर्मा के पिछले कई फैसलों का हवाला दिया है। फरवरी 2024 में आप सांसद संजय सिंह की जमानत खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी प्रथम दृष्टया उन सह आरोपियों के फायदे के लिए बनाई गई जो कि किकबैक देने वाले थे। अप्रैल 2024 में केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी। जुलाई 2024 में तेलंगाना एमएलसी के कविता की जमानत खारिज करते हुए उन्होंने पीएमएलए की उस धारा की व्याख्या की जो महिलाओं को जमानत में विशेष छूट देती है और कहा कि कविता जैसी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली महिला इस छूट का लाभ नहीं ले सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि हाई कोर्ट ने इस कानूनी प्रावधान को पूरी तरह गलत तरीके से पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये छूट सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाती कि महिला पढ़ी लिखी है या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। सबसे बड़ा मामला सिसोदिया की जमानत का था। जस्टिस शर्मा का जमानत खारिज करने वाला आदेश 100 पन्नों से ज्यादा लंबा था। इसमें सिसोदिया को शक्तिशाली पावर सेंटर कहा गया जो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कहा गया कि पैसे बरामद न होना भ्रष्टाचार को नहीं नकारता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत संदेश देना चाहिए। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए जस्टिस शर्मा के इस आदेश की आलोचना की और कहा कि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की पहले की टिप्पणियों की अनदेखी की है। इस मामले में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास ने फ्रंटलाइन में एक विस्तृत विश्लेषण किया जो 19 मार्च 2026 को प्रकाशित हुई। आम आदमी के कई नेताओं ने इसे रिट्वीट भी किया। सौरभ दास ने अपनी रिपोर्ट में जनवरी से मार्च 2026 के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में दायर सभी 165 क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन का विश्लेषण किया। इनमें से कम 17 जस्टिस शर्मा के बोर्ड पर थीं। सौरभ दास की रिसर्च के मुताबिक लगभग सभी दूसरे मामलों में जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा और अगली तारीख हफ्तों या महीनों बाद रखी। कई मामलों में जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां तक कि अक्टूबर 2026 तक की तारीखें दी गई। लेकिन केजरीवाल के मामले में पहली ही तारीख पर सीबीआई की दलील सुनकर 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया, फिर 3 हफ्ते बाद सुनवाई रखी गई। सौरभ दास ने एक और पैटर्न भी नोट किया। जब दूसरे मामलों में कोई पक्ष पेश नहीं होता तो कोर्ट बस अगली तारीख दे देती थी, लेकिन केजरीवाल केस में 23 बरी लोगों की गैर हाजिरी में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी कर दी और व्यापक निर्देश भी दे दिए। सौरभ दास का तर्क साफ है, स्पीड अपने आप में गलत नहीं है। भारतीय अदालतों की आलोचना धीमी गति के लिए होती है, तेज गति के लिए नहीं। इसलिए सेलेक्टिव स्पीड पर सवाल खड़ा हो सकता है। सौरभ दास ने अपने विश्लेषण में एक और मामले की तरफ ध्यान खींचा। पूर्व बीजेपी केंद्रीय मंत्री दिलीप रॉय का कोयला ब्लॉक आवंटन केस। जब दिलीप रॉय ने अपनी सजा पर रोक मांगी ताकि वो चुनाव लड़ सकें, तो जस्टिस शर्मा ने अप्रैल 2024 में उनकी सजा पर रोक लगा दी। उस फैसले में कोर्ट ने रॉय के 35 साल से ज्यादा के राजनीतिक करियर का जिक्र किया और कहा कि सजा से उनके चुनाव लड़ने के अधिकार पर अपरिवर्तनीय असर पड़ेगा। सौरभ दास का तर्क यह है कि विपक्ष से जुड़े मामलों में जहां भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और नैतिक संदेश की भाषा इस्तेमाल होती है, वहीं एक सत्ता पक्ष के नेता के सामने और उनके मामले में राजनीतिक करियर पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखा गया। ये फैसले दास के अनुसार अपीयरेंस ऑफ न्यूट्रलिटी पर सवाल खड़ा करते हैं। केजरीवाल ने कोर्ट में एक और तर्क उठाया। उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जिसे एबीएपी कहते हैं, उसके कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एबीएपी को आरएसएस से जुड़ा वकीलों का संगठन माना जाता है। केजरीवाल का तर्क था कि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी और आरएसएस के वैचारिक विरोधी भी।
और अगर जज ऐसे कार्यक्रमों में जाती हैं तो उनके मन में यह आशंका होना स्वाभाविक है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। जस्टिस शर्मा ने पूछा कि क्या उन्होंने उन कार्यक्रमों में कोई राजनीतिक या वैचारिक बयान दिया। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ वहां जाना ही काफी है। इसके जवाब में सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिवक्ता परिषद एक बार एसोसिएशन है, लीगल सेमिनार आयोजित करती है। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी हाई कोर्ट के बैठे हुए जज भी इसके कार्यक्रमों में जा चुके हैं। मेहता ने इस तर्क को बचकाना और काल्पनिक करार दिया। इस केस में आगे क्या होगा, ये जानने से पहले एक सवाल और उठता है कि इस केस में खुद केजरीवाल क्यों दलील दे रहे हैं। दरअसल भारतीय कानून में कोई भी व्यक्ति पार्टी इन पर्सन के रूप में कोर्ट में अपना केस खुद लड़ सकता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 32 के तहत कोर्ट किसी भी व्यक्ति को जो वकील के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है किसी खास मामले में पेश होने की अनुमति दे सकती है। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ रिक्यूजल एप्लीकेशन खुद लड़ेंगे, बाकी केस उनके वकील लड़ेंगे। एक व्यवहारिक कारण भी था। दिल्ली हाई कोर्ट के नियमों के तहत पार्टी इन पर्सन ई फाइलिंग नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें खुद कोर्ट आना जरूरी था। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल खुद बहस करना चाहते हैं तो अपने वकील को डिस्चार्ज करें। मेहता ने कहा कि ये फोरम नाटक करने के लिए नहीं है, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को बहस करने की अनुमति दी और जस्टिस शर्मा ने खुद कहा कि आपने अच्छी बहस की, आप वकील बन सकते हैं। लेकिन 13 अप्रैल को कोर्ट रूम में क्या हुआ? केजरीवाल ने अपनी दलील की शुरुआत इस बात से की कि जब 9 मार्च का आदेश आया मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नवंबर से फरवरी तक रोजाना सुनवाई की, 40,000 पन्नों की जांच की और फिर 598 पन्नों का फैसला सुनाया। लेकिन हाईकोर्ट ने 5 से 10 मिनट की सुनवाई में उसे प्रथम दृष्टया गलत करार दे दिया। केजरीवाल ने 10 आधार गिनाए। उनका मुख्य तर्क था कि रिक्यूजल का सवाल ये नहीं है कि जज सच में पक्षपाती हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या एक पक्षकार के मन में पक्षपात की आशंका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रंजीत ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि वास्तविक पक्षपात साबित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उचित आशंका ही काफी है। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने खुद एक जज के रिक्यूजल की मांग की थी और वो मान भी ली गई। केजरीवाल ने कहा कि मैं बस बराबरी मांग रहा हूं। उन्होंने बार बार कहा कि वो जज की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनके मन में आशंका है। मेरा डाउट सच है या नहीं ये बात अलग है, पर डाउट है, ये कहना है केजरीवाल का। तुषार मेहता ने करीब 4 घंटे की बहस में सीबीआई का पक्ष रखा। उन्होंने कई तर्क दिए। पहला तो ये कि रिक्यूजल की अर्जी बेबुनियाद है, इसे मान लेना एक खतरनाक प्रेसिडेंट बन जाएगा जिसमें कोई भी पक्षकार जज पर आरोप लगाकर बेंच बदलवा सकेगा। दूसरा ये कि मेहता ने कहा कि जस्टिस शर्मा के पिछले आदेशों में जो टिप्पणियां थीं वो कानून की मांग थी। पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की वैधता जांचते समय कोर्ट को रीजन टू बिलीव की प्रारंभिक जांच करनी होती है, इसलिए वो टिप्पणियां अस्थायी थीं, अंतिम नहीं। तीसरा ये कि मेहता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले हाई कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं है, बल्कि सिर्फ बड़ी बेंच को रेफर किया है। केजरीवाल ने ये बात कोर्ट के सामने नहीं रखी, जो मेहता के मुताबिक तथ्यों को दबाना था। चौथा ये कि 9 मार्च के आदेश पर मेहता ने कहा कि आरोपियों के वकीलों को सर्व किया गया था और वो खुद पेश नहीं हुए। कोर्ट ने डिस्चार्ज पर रोक नहीं लगाई, सिर्फ जांच अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणियों पर रोक लगाई है। कल करीब 4 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब उनसे किसी ने रिक्यूजल की मांग की है। ऑर्डर का इंतजार है। जस्टिस शर्मा क्या फैसला करती हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इस जानकारी को जुटाया हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे से शूट किया तौफीक और सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।